नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लॉरेंस कोहलबर्ग की जो थ्योरी थी नैतिक विकास की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सभी टैट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। सो डियर, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। सो नाउ फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। सो डियर, लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे, इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत का अध्ययन किया था। तो इससे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि नैतिकता होती क्या है और इसके पक्ष होते क्या हैं। तो डियर, जैसे कि आपको पता है कि जो नैतिकता है वो जन्मजात नहीं होती है। जो नैतिक व्यवहार होता है वो जन्मजात नहीं होता है, क्योंकि जब हम सामाजिक परिवेश में घुलते मिलते हैं तब इसको सीखा जाता है और अर्जित किया जाता है। सर्वप्रथम बालक का जो अनौपचारिक रूप से वह अपने आसपास तथा पड़ोस से जो नैतिक विकास जो होता है, निस्संदेह जो बच्चा होता है पहले पुरस्कार, दंड, प्रशंसा, निंदा के द्वारा जिसका जो आचरण होता है वो करता है और बुरे आचरण को वो त्याग देता है। तो उसके अंदर एक विवेक पैदा होता है किशोरावस्था में, ठीक है। और उसी विवेक के द्वारा जो वो नैतिक व्यवहार को जो सीखता है वो एक नैतिकता कहलाती है। अगर वो किसी कार्य को बुरा करता है तो वो एक अनैतिक कार्य माना जाता है। अगर वो अच्छा करता है तो वो उसको अच्छा आचरण माना जाता है। ओके, तो डियर, जब बालक का जन्म होता है तो वो न तो नैतिक होता है, ना तो उसको अच्छे बुरे की समझ उसको होती ही नहीं है कि क्या चीज़ सही है क्या बुरी है। तो वो न तो नैतिक होता है ना ही अनैतिक। वह जो अच्छा बुरा जो आचरण करता है वो समाज से ही सीखता है। इसलिए कहा जाता है कि विकास की प्रक्रिया में वातावरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला है, हमें यह भी जानना चाहिए कि नैतिकता से तात्पर्य समाज के नियमों, मान्यताओं व अपेक्षाओं के अनुरूप संपन्न किया गया आचरण ही नैतिकता है। अगर जो समाज के जो नियम होते हैं हम उनको फॉलो करते हैं तो वो जो आचरण हम करते हैं तो वो नैतिकता कहलाती है। अगर हम उनके अनुरूप करते हैं तो वो अच्छा आचरण माना जाता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति समाज के मान्यताओं, उसके रूल रेगुलेशंस के विरुद्ध आचरण करता है तो वो अनैतिक कार्य माना जाता है। तो इसमें यही एक पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। ओके, अगला है कि अलग अलग समाजों के नियम भी अलग अलग होते हैं, हर देश के नियम अलग अलग होते हैं। तो अगर जैसे लिखा है कि जो नियम अमेरिका में सामान्य माने होते हैं तो उनके अनुरूप हमारे भारत में जो मनुष्य का व्यवहार होता है उसकी स्वीकृति वहाँ जो अमेरिका में जो रूल्स होते हैं वो हमें स्वीकृति नहीं करते हैं। और जो नियम हमारे भारत में पालन किया जाता है जिनका, तो उन्हें अमेरिका में पालन करना अत्यंत कठिन होता है। तो हर देश के रूल रेगुलेशंस अलग होते हैं और इस प्रकार नैतिक व्यवहार के किसी सार्वभौमिक सिद्धांत की कल्पना करना व्यर्थ होगा। जैसे भारत में माता पिता की सेवा न करना तो ये अनैतिक होता है और पश्चिमी देशों में इससे अधिक अनैतिक नहीं माना जाता, इसे अधिक अनैतिक नहीं माना जाता। और वही जैसे भारत में पत्नी को तलाक देना अनैतिक माना जाता है, गलत कार्य माना जाता है, तो वहाँ सब नॉर्मल होते हैं काफ़ी देशों में। तो ये हर कंट्री के अलग अलग उसके रूल्स होते हैं, उनकी मान्यताएं होती हैं, तो वो अलग अलग देश की अलग अलग होती है। तो वो हम दूसरे देशों में अपने भारत के रूल्स हम फॉलो नहीं कर सकते। तो अलग अलग हैं तो अलग अलग ही नियम सबके होते हैं। अगला है, हरलॉक ने नैतिक व्यवहार को सीखने के लिए कुछ बातों को आवश्यक माना है। तो देख लेते हैं कौन कौन से। बालक को स्पष्ट रूप से यह बता देना कि क्या गलत है और क्या सही। सेकंड पॉइंट है कि यदि बालक अच्छा आचरण करे तो उसे स्वयं ही प्रसन्नता का उसको अनुमान होना चाहिए, और यदि वह बुरा आचरण करता है तो उसे स्वयं को खेद का अनुभव होना चाहिए, उसको फील होना चाहिए कि उसने कोई गलत कार्य किया है। ओके, ऐसे व्यवहारों का सामाजिक रूप से वांछनीय होना अति आवश्यक है। बालकों को यह भी बताने का प्रयास करना चाहिए कि कोई व्यवहार या बात क्यों सही है और क्यों गलत। तो ये बालकों को बताने का प्रयास करना चाहिए। नैतिक व्यवहार का जो विकास है उसके विकास में बालक के समाजीकरण का, सोशलाइजेशंस का महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। और नैतिक विकास के साथ माता पिता की अभिवृत्तियाँ, पालन पोषण की जो विधियाँ तथा परिवार की सामाजिक आर्थिक दशा का सीधा संबंध होता है। बच्चे के लिए जो माता पिता, परिवार, जो अन्य सदस्य जो होते हैं और अध्यापक, वो एक प्रभावशाली, वो उसके लिए बच्चों के लिए मॉडल समझ सकते हैं, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो दूसरों से देखकर उनका अनुकरण करके सीखते हैं। कोई भी अगर आपके बड़े
कोई भी आप अगर कैसा कार्य करोगे तो छोटे भी वैसे ही सीखेंगे, तो आपका अनुकरण वो करते हैं। तो अगर आप अच्छा कार्य करोगे तो वो देख के आपको अच्छा कार्य करेंगे। अगर आप किसी को कोई चीज़ लेते हुए थैंक यू बोलते हो तो वो भी देखता है कि अगर उसने उससे चीज़ ली है तो वो थैंक यू मैनर्स जो होते हैं, एटिकेट्स जिसको बोलते हैं, तो वो सीखता है, गुड मैनर्स सीखता है। अगर आप गलत बोलोगे, किसी को गाली गलौज करोगे तो वो भी वही सीखेगा। तो बच्चा देख के ज़्यादा सीखता है। तो डियर, अगर आप अच्छा करोगे तो आप अच्छा मॉडल्स उनके लिए बन सकते हो और नैतिक विकास की ओर उनको अग्रसर किया जा सकता है। अगला है डियर, नैतिक विकास के जो पक्ष हैं, कई पक्ष हैं, तो इनमें भिन्न भिन्न तरीके से किया गया है। जैसे नैतिक ज्ञान, मॉरल नॉलेज, मॉरल कंसेप्ट, मॉरल लॉजिक, मॉरल बिहेवियर, तो ये पक्ष हैं। उचित अनुचित का जो ज्ञान तथा नैतिकता के संदर्भ में बालक के भीतर जो विकसित नैतिक संप्रत्यय जो मीन्स मॉरल जो कंसेप्ट होता है और मॉरल जो बिहेवियर है उसके लिए आवश्यक तत्व होते हैं। और नैतिक संप्रत्यय व नैतिक व्यवहारों का जो संबंध होता है वो बच्चों की आयु व परिपक्वता मीन्स मैच्योरिटी से होता है। नैतिक विकास किसी परिस्थिति, घटना या व्यवहार के औचित्य के बारे में विचार करने की एक प्रक्रिया है। तो अब हम डियर देख लेते हैं कि जो भौतिक विकास के जो पक्ष हैं, सबसे पहला है जो नैतिक ज्ञान, मॉरल नॉलेज। सेकंड था जो मॉरल कंसेप्ट, थर्ड था मॉरल लॉजिक और फोर्थ था मॉरल बिहेवियर। तो ये थे नैतिक विकास के पक्ष भौतिक। अगला है हेलेसन बी के अनुसार जो नैतिक विकास के जो पक्ष थे, मॉरल बिहेविस्ट, मॉरल फीलिंग और मॉरल जजमेंट। तो डियर अब थोड़ा ये देख लेते हैं। तो डियर फर्स्ट जो है नैतिक व्यवहार यहाँ पे आएगा, और आपको ये गलती से लिखा गया है, नैतिक जो भावना लिखा गया, नैतिक व्यवहार आएगा। जब आपको पीडीएफ मिलेगी तो यहाँ राइट आपको मिलेगी। तो डियर नैतिक व्यवहार वह कहा जाता है कि जब बच्चा अलग अलग परिस्थिति में वो सामाजिक नियमों और उचित अनुचित का ध्यान रखते हुए जो वो व्यवहार करता है कि वो कैसा नैतिक व्यवहार मीन्स कैसी परिस्थिति में करता है, तो ये एक शोध का विषय बन गया है। तो ये नैतिक व्यवहार कहलाता है। और जो स्किनर, रियर्स, वॉल्टर्स थे, इन्होंने विभिन्न सामाजिक अधिगम सिद्धांतों को विकसित करके समाज के जो बालक के जो नैतिक व्यवहार थी उनकी अलग अलग दृष्टिकोणों से व्याख्या की है। उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। तो ये फर्स्ट था पक्ष। सेकंड है नैतिक भावना, मॉरल फीलिंग्स, ये दूसरा पक्ष है। इस पक्ष के अंतर्गत जो आता है कि जो कोई बच्चा अगर अनैतिक जो आचरण करता है तो उसमें कैसे भाव पैदा होते हैं, और ऐसी स्थिति में सामान्यतः बच्चे में अपराध भाव पैदा होने लगता है। उसको अपराध ये लगता है कि मैंने अपराध किया है, कोई गलत जो वो कार्य करता है, अपराध भाव के आधार पर यह समझा जाता है कि बालक ने नैतिक नियमों को स्वीकार कर लिया है। नेक्स्ट है नैतिक निर्णय, मॉरल जजमेंट। तो डियर ये नैतिक विकास का तीसरा पक्ष है, नैतिक तर्क, और यह नैतिकता का संज्ञानात्मक तत्व माना जाता है। और इस पक्ष के अंतर्गत यह पता लगाने का उद्देश्य होता है कि बालक किस तर्क के आधार पर यह स्वीकार करता है, किस आधार पर वो स्वीकार करता है, कौन सा निर्णय वो लेता है कि ये जो आचरण है ये सही या गलत है। ठीक है, तो ये पक्ष थे। अगला है उपरोक्त नैतिकता के तीन पक्ष परस्पर संबंधित हैं, परंतु वे बालक के नैतिक विकास को तीन अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। अतः जब हम नैतिकता को उसके जो तत्व हैं, पक्षों को समझ लेते हैं, तो अब हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे कोहलबर्ग के नैतिक विकास का जो सिद्धांत था। ठीक है, तो डियर थोड़ा कम जूम कर लेते हैं। हाँ जी, प्रारंभिक आयु में जो बच्चा होता है वो नैतिकता के संप्रत्यय से अपरिचित होता है। मीन्स जो नैतिकता का जो कंसेप्ट होता है उससे वो अनभिज्ञ होता है, उसके बारे में उसको नहीं पता होता, और उसका जो व्यवहार होता है वो स्वाभाविक वृत्तियों के द्वारा निर्देशित होता है, वो स्वाभाविक होता है। उसकी वृत्तियों पर नियंत्रण के लिए पुरस्कार व दंड, प्रशंसा, निंदा की व्यवस्था करता है कि वो जब अच्छा कार्य करता है तो उसको प्रशंसा उसकी की जाती है, पुरस्कार उसको दिया जाता है, अगर गलत करता है तो उसको पनिश किया जाता है और उसकी निंदा की जाती है। तो इन सब के अतिरिक्त जो बालक है वो स्वयं की जो क्रियाएं संपन्न करता है उसमें सुख दुख का अनुभव करता है। मनोवैज्ञानिकों ने विषय पर शोध किया कि किस प्रकार बालक स्वाभाविक वृत्तियों से बालक नियंत्रित होकर सामाजिक मूल्यों, नियमों व मर्यादाओं के अनुसार नैतिक आचरण को प्रदर्शित करता है। किसी बालक में जो नैतिक क्षमता का विकास कम होता है या किसी में ज़्यादा होता है, इसीलिए जो नैतिक क्षमता के जो विकास है उसके संदर्भ में जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो एक मत नहीं होते हैं, एग्री नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि नैतिक विकास के जो सिद्धांत हैं
वो अलग अलग हैं और नैतिक विकास को जो प्रभावित करने के कारक भी कई होते हैं। तो देख लेते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने अलग अलग जो एग्री नहीं करते थे कि फ्रायड के अनुसार क्या था कि जब बालक अपने माता पिता की अभिवृत्तियों व भावनाओं को ग्रहण करता है, जो बच्चा अपनी माता पिता की जो अभिवृत्तियां हैं, एप्टीट्यूड और जो फीलिंग्स हैं उनको ग्रहण करता है, तो वह जो अभिवृत्तियां हैं, भावनाएं ही आगे चलकर बच्चे के विवेक का रूप ग्रहण कर लेती हैं। तो ये फ्रायड के अनुसार था। तो देख लीजिए डियर, बालक नैतिक आचरण के लिए अपने भीतर से निर्देशित होता है और इस प्रकार फ्रायड ने नैतिक विकास के व्यक्ति को बाल्यकाल में अनुभूतियों का महत्वपूर्ण स्थान बताया है। ओके, अगला जो था सीयर्स के अनुसार क्या बोला था कि बालकों के जो नैतिक विकास पर समाजीकरण और शिशु पालन विधियों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना है। बेंडूरा और वॉल्टर्स ने बताया कि बच्चे में जो नैतिक विकास सामाजिक अधिगम का परिणाम होता है, मीन सोशल लर्निंग का परिणाम होता है और बच्चा आने जो अपने परिवेश में प्रतिदिन मॉडल्स के व्यवहार का अनुसरण, उसके जो बड़े जो मॉडल्स के रूप में एक वो दिखते हैं, उनका जो वो अनुसरण करता है, तो उसके अनुसार जो नैतिक आचरण वो ग्रहण करता है। तो वो सीयर्स के अनुसार था, बेंडूरा और वॉल्टर्स के अनुसार। और डियर, यहाँ नमूनों या मॉडल्स उसको कहा जाता है जो माता पिता या कोई भी हो सकता है, वो उसका बड़ा भाई बहन या अध्यापक, तो जिनसे देखकर बच्चा उनका अनुकरण करते हैं। ओके, अगला है स्किनर। तो स्किनर ने कहा था कि अधिकतर जो ये प्रभाव है, ये रीफोर्समेंट का प्रभाव है कि नैतिक व्यवहार का जो विकास है वो दंड एवं पुरस्कार पर निर्भर करता है। तो लेकिन जो कोहलबर्ग थे वो इन सब से बिल्कुल भिन्न थे, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचते थे। तो स्किनर ने सोचा था कि जो नैतिक व्यवहार का विकास होता है वो दंड और पुरस्कार पर होता है कि उसको सही काम पर पुरस्कार मिलेगा, दंड मिलेगा, तो वो जब गलत कार्य करेगा। तो ये उन्होंने बताया था, लेकिन जो कोहलबर्ग थे वो इनसे बिल्कुल एग्री नहीं करते थे। कोहलबर्ग के जो मूलभूत जो आवश्यकताएं थी, बेसिक असम्पशन और कोहलबर्ग थ्योरी, वो कौन कौन सी थी कि बच्चे के नैतिकता विकास के स्वरूप को समझने के लिए उनके तर्क और सिद्धांत के स्वरूप का विश्लेषण करना आवश्यक है। बच्चे द्वारा किए गए प्रदर्शन के आधार पर बच्चों की जो नैतिकता है उसका सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अधिकतर जो बालक हैं वो डर में या पुरस्कार के प्रलोभन में अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन अगर वो जैसे ये एग्जाम्पल है, बच्चा विद्यालय नहीं जाना चाहता है लेकिन बिस्कुट, टॉफ़ी या अन्य किसी प्रलोभन से वो विद्यालय चला जाता है, तो ये जो नैतिक है ये चिंतन या नैतिक निर्णय के कारण नहीं है। ठीक है, तो इसके उसने निर्णय नहीं लिया कि उसको जाना ही चाहेगा या उसके लिए वो नैतिक है, उसको प्रलोभन मिलता है तभी वो जाता है स्कूल। ठीक है, अगला है कोहलबर्ग ने बालक की किसी धर्म संकट की स्थिति में रखकर भी देखा है कि जब बच्चा उस स्थिति में क्या करता है और किसी तर्क के आधार पर उचित व्यवहार के लिए जो निर्णय लेता है, तो उसे जो कहते हैं प्राणीगत उपागम, मीन्स ऑर्गेनिज्मिक अप्रोच। ओके, अगला जो है नैतिक विकास के जो विकास था, कोहलबर्ग का जो नैतिक विकास था, इसकी जो अवस्था थी स्टेज थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने 6 अवस्थाओं में विभाजित किया था और उन्हें सार्वभौमिक माना जाता है, यूनिवर्सल माना जाता है। और सार्वभौमिक का यहाँ तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा इन अवस्थाओं से होकर अवश्य गुजरता है, उनमें वो स्टेजेस आती हैं और वो एक निश्चित क्रम में आती है और इस क्रम को बदला नहीं जा सकता। प्रत्येक अवस्था में बच्चे की जो तर्क शक्ति पहले से नहीं नए प्रकार की होती है। अगला है कि जब बच्चा एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है तो उस बच्चे के भीतर नैतिक व्यवहार गुणात्मक परिवर्तन कब कैसे उत्पन्न होते हैं, तो ये भी एक शोध का विषय है। और कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक व्यवहार में जो गुणात्मक परिवर्तन क्रमिक रूप से होते हैं, क्रमवाइज जो होते हैं, वो ऐसे ही पैदा नहीं हो जाते हैं कि जो बच्चा है वो किसी अवस्था में प्रवेश करता है तो उस अवस्था में उन विशेषताओं का प्रदर्शन वो नहीं करता है, बल्कि अन्य जो विशेषताएं हैं अवस्थाओं की उनका भी वो प्रदर्शन करता है। और अधिकतर मनोवैज्ञानिक उन अन्य विशेषताओं को केवल उसी अवस्था की विशेषता मान लेते हैं। अगला जो है कोहलबर्ग के एक सहयोगी डालियर टूरियल ने भी माना कि जो एक बच्चा है वो प्राय नैतिक विकास की दूसरी अवस्था के बाद, मीन्स एक अवस्था के बाद दूसरी अवस्था में जो प्रवेश करता है तो वो 6 अवस्थाओं तक नहीं पहुंच पाते। नैतिक विकास की जो अंतिम अवस्था में आते आते बच्चों की संख्या बहुत कम हो जाती है। अतः नैतिक जो शक्ति है या नैतिक चिंतन के आधार पर बच्चों में व्यक्तिगत जो भिन्नता है वो पाई जाती है। अब डियर, जो नैतिक विकास की जो अवस्थाएं थी, स्टेजेस थी, वो हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। पहले इन्होंने 3 स्तर इन्होंने बताए थे
फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। तो डियर ये जो है प्री कन्वेंशनल, सो इसमें जो है जब बच्चा किसी बाहरी तत्व या किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक मीन्स किसी भौतिक घटना के संदर्भ में किसी आचरण को नैतिक अथवा अनैतिक मानता है, तो उसकी जो नैतिक तर्क शक्ति है वो प्री कन्वेंशनल स्तर की कही जाती है। तो ये किस में आती है? प्री कन्वेंशनल में। ओके। और डियर आपको बता दें कि जो प्री कन्वेंशनल जो है मीन्स पूर्व नैतिक जो स्तर है ये 4 से 10 वर्ष तक होता है, और ये जो होता है मीन्स कन्वेंशनल ये 10 से 13, और जो पोस्ट कन्वेंशनल है ये 13 से ऊपर होता है। तो ये थोड़ा आप याद रख लेना। अब चलते हैं कि जो प्री कन्वेंशनल में जो मीन्स जो स्टेजेस आती हैं आज्ञा एवं दंड की अवस्था मीन्स स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट और अहंकार की अवस्था। तो आप इसको साथ के साथ नोट डाउन करते रहना। ओके। तो फर्स्ट जो है आज्ञा एवं दंड की जो अवस्था है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, डियर आप इसको ध्यान से देखना और आपके साथ के साथ नोट डाउन करते रहना, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपके साथ एक्सप्लेन किया है और आपके इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनते हैं आई होप वो आप गलत नहीं करोगे। तो डियर आप इसको नोट डाउन करते रहना, ठीक है। तो प्री कन्वेंशनल में जो आता है स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट, स्टेज ऑफ ईगो। तो हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेज ऑफ ऑर्डर एंड पनिशमेंट में क्या होता है कि कोहलबर्ग के अनुसार इस अवस्था में बच्चों का जो चिंतन वो दंड से प्रभावित होता है। परिवार के सभी सदस्य बच्चों को कुछ कार्य करने के लिए जो आदेश देते हैं, इन आदेशों का पालन न करने पर बच्चों को दंडित किया जाता है, और इसलिए बच्चा यह सोचता है कि दंड से बचने के लिए आदेश का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि वो उसमें उसको यही नहीं पता होता है कि नैतिक कैसा आचरण होता है और अनैतिक, बस उसको ये पता होता है कि जब वो गलत कार्य करेगा तो उसको दंड किया जाएगा। तो वो दंड और मीन्स वो आज्ञा की अवस्था इसमें इंक्लूड होती है, तभी वो दंड के आधार पर सोचता है कि अगर वो अच्छा कार्य करेगा तो उसको मीन्स पुरस्कार मिलेगा, और अगर वो गलत करेगा तो उसको दंड किया जाएगा, ठीक है। कम आयु में और अपरिपक्व होने के कारण बच्चा किसी कार्य को करने या न करने के लिए निर्णय इसलिए करता है क्योंकि वह दंड से डरता है, अर्थात आज्ञाओं का जो पालन इसलिए करता है क्योंकि वह दंड से डरता है, अर्थात मीन्स वो इसीलिए पालन करेगा कि वो दंडित ना हो। इस प्रकार जो नैतिक विकास की जो शुरू की अवस्था होती है वो दंड को ही बच्चों की नैतिकता का मुख्य आधार माना जाता है इसमें। ओके। अगला है स्टेज ऑफ ईगो। तो ये भी प्री कन्वेंशनल में आती है। इस अवस्था में आकर जो बच्चे का चिंतन है उसका स्वरूप बदल जाता है, और जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है वह परिपक्व होता है, मैच्योर होने लगता है, और वो आवश्यकताओं एवं इच्छाओं को समझने लगता है, और उसके द्वारा उसकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाती हैं। और यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से वो पूरा होता है तो वह झूठ बोलता है, वो झूठ बोलने लगता है। अगर भूख लगी है तो वो चुरा कर कुछ खा लेता है। तो इन सभी क्रियाओं को नैतिक आचरण ही माना जाता है, और नैतिक विकास की इस अवस्था का जो आधार है वो बालक का अहंकार मीन्स ईगो होता है। तो ये एक स्टेज थी, 2 स्टेज थी जो प्री कन्वेंशनल में आती है। अगली है कन्वेंशनल जो स्तर है परंपरागत नैतिक स्तर। तो डियर इसको भी उप अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। जैसे पहला है प्रशंसा की अवस्था। तो डियर इसमें जो है प्रशंसा की अवस्था में कि इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों की प्रशंसा के लिए करता है, और जब उसको पता लगता है कि दूसरे लोग उसकी प्रशंसा के लिए ऐसा करते हैं, दूसरी ओर समाज के सदस्य बच्चों से विशिष्ट अपेक्षाएं करने लगते हैं, तो समाज से उन्हें स्वीकृति मिलने लगती है। तो इस अवस्था में उन्हीं व्यवहारों को वो उचित मानने लगता है, नैतिक मानने लगता है, जिनके लिए वे परिवार, स्कूल, पड़ोस, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस अवस्था में जो बच्चे का चिंतन का जो स्वरूप होता है वो उसके परिवेश से निर्धारित होता है। तो फर्स्ट था जो स्टेज ऑफ एप्रिशिएशन, और सेकंड है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। तो इसमें जो आएगा स्टेज रिस्पेक्ट फॉर सोशल सिस्टम। तो नैतिक विकास की वह उप अवस्था ये अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है जो 10 से 13 वर्ष की है ना। जो कन्वेंशनल थी वो 10 से 13 थी। कोहलबर्ग के अनुसार समाज के ज़्यादातर जो सदस्य हैं वो नैतिक विकास की इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं, और इस अवस्था में प्रवेश से पहले बालक समाज को केवल इसलिए महत्वपूर्ण मानता है कि वह उसकी प्रशंसा
करता है। अब वह समाज को स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है और इस अवस्था में पूछकर वह समझने लगता है कि सामाजिक नियमों के विरुद्ध अगर वो प्रत्येक वो कार्य कोई गलत करेगा उसके विरुद्ध तो वो अनैतिक कहलाता है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि नैतिक विकास की अवस्थाओं का क्रमिक अध्ययन इसमें किया गया है। अगला है पोस्ट कन्वेंशनल मीन्स आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य स्तर। तो इसमें भी इन्होंने 3 स्तर थे, इसकी 2 उप अवस्थाएँ थी। पहली थी स्टेज ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौते की अवस्था, दूसरी है विवेक की अवस्था में स्टेज ऑफ कॉन्शियस। सो डियर फर्स्ट जो है सामाजिक समझौते की अवस्था, इस अवस्था तक आते आते व्यक्ति को नैतिक चिंतन की दशा में इसमें परिवर्तन होने लगते हैं और अब व्यक्ति परस्पर लेन देन में विश्वास करता है, वो समझौता करने लगता है कि व्यक्ति व समाज के बीच एक समझौता होता है और वह ये समझने लगता है कि अगर वो नियमों का पालन करता है क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है तो हमारा भी दायित्व है कि हम समाज की नियमों का पालन करें। और अगर व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता तो वो जो व्यक्ति और समाज है उनके बीच में जो समझौता है वो टूट जाता है। अतः वह अपने नियमों परंपराओं कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को एक स्वतंत्र अधिकार और सुरक्षा देता है। तो अतः ऐसे नियमों का उल्लंघन अनैतिक माना जाता है। ओके, अगला है विवेक की अवस्था। तो इसमें जो है स्टेज ऑफ कॉन्शियस, तो कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की जो छठी और अंतिम अवस्था है क्योंकि इस अवस्था में पहुंचते पर जो व्यक्ति है वो नैतिकता के बारे में अपना दृष्टिकोण भी विकसित कर लेता है और व्यक्ति में जो विवेक पैदा होता है उसमें अच्छे बुरे मीन्स सभी आ जाते हैं, उसमें विचार वो मीन्स वो अपना लेता है और अब व्यक्ति के नैतिक व्यवहार का जो एकमात्र आधार है वो विवेक बन जाता है। और इस अवस्था में जो नियमों का जो पालन है वो मीन्स वो बदल देता है कि अगर उसको कोई गलत कार्य लग रहा है तो वो चेंज कर देता है अपना पॉइंट ऑफ व्यू। और इस अवस्था में व्यक्ति उन नियमों को चुनौती देने लगता है क्योंकि वे नियम उसके विवेक से जब वो मेल नहीं खाते हैं और व्यक्ति केवल विवेक के आधार पर ही जीवित रहने का आदी हो जाता है। और अब व्यक्ति के लिए वही आचरण नैतिक होगा जो उसके स्वयं के समर्थन का प्राप्त कर लेता है, जो उसको सही लगता है वही वो नैतिक मीन्स वो आचरण करता है। तो डियर इस वीडियो में हमें जो डिस्कस करना था नैतिक विकास के बारे में कि क्या होता है, इसके जो स्टेजेस है, किसने क्या पक्ष बताए थे। और अगर वीडियोस अच्छी लगे सो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।